अगर आपका जन्म सन 2000 के पहले हुआ है तो निश्चित तौर पर आपके नाम का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होगा, क्योंकि ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी हम किसी व्यक्ति का नाम रखते हैं, किसी बच्चे का नाम रखते हैं, तो उसके नाम के पीछे एक आधार होता है। पर विदेशों में शायद ऐसा नहीं था, इसलिए शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। असल में नाम में ही आपकी पूरी पहचान होती है। पर इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जहाँ पर नामों को इतना सोच समझ कर रखा जाता है, वहाँ पर इस देश का नाम एक ऐसा भी है जिसका सीधा कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया शब्द की। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। हमारे देश के प्रायः 3 नाम हैं। पहला, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान इसलिए बोलते थे क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान था और इसे नाम दे दिया गया हिंदुस्तान। दूसरा है भारत। भारत शब्द आपको हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी बड़े आराम से देखने को मिल जाएगा, और राजा दुष्यंत और शकुंतला देवी का एक पुत्र था जिसने पूरे हिंदू राष्ट्र में आगे चलकर शासन किया, और उनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत रख दिया गया। तीसरा हम नाम जो देखते हैं वो है इंडिया। ये नाम हमको अंग्रेज़ों ने दिया था क्योंकि हमारी पहचान सिंधु नदी से जोड़ी जाती है। तो हिंदू से उन्होंने ड्राइव किया इंडिया, और ऑफिशियल रूप से इस देश का नाम उन्होंने इंडिया रख दिया, जो आज तक चलता आ रहा है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इंडिया जो नाम पड़ा वो कहीं ना कहीं एक मिसप्रोनाउंसिएशन था अंग्रेज़ों का, जिसके आधार पर उन्होंने एक देश का नाम ही अपने हिसाब से रख दिया। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि जब हम बात करते हैं हिंदी में तो हम कहते हैं भारत सरकार, और इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक देश का नाम हिंदी में कुछ और लिखा जा रहा है और अंग्रेजी में उसको कुछ और लिखा जा रहा है। ऐसे उदाहरण आपको शायद विश्व में कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर एक देश का नाम हिंदी में भारत है तो अंग्रेजी में उसको भी भारत होना चाहिए। छोटे से छोटा देश देख लीजिए, जब भी वो किसी बाहरी ताकत के गुलामी से आज़ाद हुए हैं तो उन्होंने अपने नाम को वापस वही रखा जो उनकी एक्चुअल आइडेंटिटी थी। गंदी राजनीति के कारण इस देश को कभी अपनी असली पहचान नहीं मिल पाई, और आज भी हम अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए एक नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक भारतीय हैं, आपको इस देश की असली पहचान होनी चाहिए। इसलिए आज से जब भी इस देश के बारे में बात करें, इस देश का नाम लें, तो भारत शब्द का इस्तेमाल करें। हिंदी में, इंग्लिश में, जिस पे भी आप देश को संबोधित कर रहे हैं, इस नाम को यूज़ कर रहे हैं, तो भारत ही लिखने का प्रयास कीजिए। इससे एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में ज़रूर हो सकता है। नाम की बात तो हो गई, चलिए बात करते हैं संस्कृति की। हमारे यहाँ का कल्चर और सिविलाइजेशन सबसे पुराना रहा है। बाहर की ताकतों ने जब यहाँ पर हमला किया, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि यहाँ की सबसे बड़ी ताकत यहाँ की सभ्यता है, यहाँ के संस्कार हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की सभ्यता कल्चर को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, और जो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति थी, सभ्यता थी, उन लोगों को ही असभ्य बता दिया। भारत के इतिहासकार प्रोफेसर धर्मपाल जी जब एक रिसर्च के लिए लंदन गए तो वहाँ की लाइब्रेरी पर उन्हें कुछ दस्तावेज मिले। ये दस्तावेज भारत में ईस्ट इंडिया द्वारा कराया गया एक सर्वे की रिपोर्ट थी, जिसमें कुछ हैरतअंगेज़ बातों का खुलासा हुआ। जैसे अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। यहाँ की ज़्यादा शिक्षाएँ मंदिरों के अंदर होती थी, जिसमें हर समुदाय का, हर जाति का व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था। इसके साथ ही महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा में अधिकार था, और उनकी शिक्षा प्रणाली में भी बराबरी हिस्सेदारी थी। और हमें क्या बता दिया जाता है कि यहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया। यहाँ पर कुछ जातियों के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, उन्हें समान अधिकार नहीं दिया गया। पर ये अंग्रेजी हुकूमत की रिपोर्ट थी जिस पर साफ लिखा गया है कि उनके आने के पहले यहाँ पर सब अच्छे से चल रहा था। यहाँ पर पूरी तरीके से हर समुदाय में एकता थी और सारे समुदाय मिलजुल कर इस देश में रह रहे थे। निश्चित ही इस रिपोर्ट के बाद थॉमस मैकुले के होश उड़ गए थे, और उसने भारत की शिक्षा प्रणाली को बदल कर रख दिया। उसने इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूलों की स्थापना की, जहाँ पर अमीरों को और कुछ भारतीयों के बच्चों को भी दाखिला दिया। उन्हें अंग्रेजी सिखाई, उन्हें खुद के जैसा बनाने का प्रयास किया, उन्हें खुद के जैसा बनाया भी, और जो लोग उनकी तरह हो गए थे उन्हें सभ्य बता दिया। और जो भारतीय इन स्कूलों से दूर थे, जो अंग्रेजी नहीं जानते थे, जो खेतों में काम करते थे, उन्हें असभ्य और गँवार बता दिया गया। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने भारत की एकता पर बार बार प्रहार किया और उसे तोड़ कर रख दिया। अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, और संस्कृत और बाकी रीजनल लैंग्वेजों पर हैवी टैक्स इम्पोज करने लगे। जहाँ पे इन्हें पढ़ाते थे उनसे वसूली की जाने लगी, और एक समय पर
उन्हें बंद भी कर दिया, उन्हें बैन भी कर दिया। अंग्रेज़ों ने जो बीज बोया था वो आज भी कुछ भारतीयों के दिमाग में मौजूद है और बच्ची कुची का असर 2 कौड़ी के बॉलीवुड वर्कर्स पूरी कर देते हैं। ये हॉलीवुड के स्टार्स को देखकर पश्चिम सभ्यता का प्रचार भारत के अंदर बहुत ज़ोरों से करते हैं। अब इन्हें देखकर जो छोटे बच्चे हैं, जो थोड़े नासमझ लोग हैं, वो बड़ी जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं। अब गली में रहने वाला सुरेश एक उछलते कूदते एक्टर को देखकर उसके जैसे सिक्स पैक रखने की इच्छा जाहिर करने लग जाता है और किसी एक्ट्रेस का लुक देखकर एक छोटे शहर की लड़की भी खुद का साइज़, खुद का वज़न ज़ीरो फिगर में ले जाने के प्रयास में लग जाती है। भारत में पहले सेहत बनाने की जगह अखाड़े हुआ करते थे। अब इन अखाड़ों की जगह वेस्टर्नाइज़्ड जिम ने ले ली है। अखाड़ों की परंपरा हुआ करती थी कि हनुमान जी की पहले आराधना होती थी, उसके बाद जो पहलवान होते थे वो वर्कआउट शुरू करते थे। पर अभी क्या हो रहा है, हर महिला पुरुष टाइट कपड़े पहनकर केमिकल की बॉटल को हिलाता हुआ, उसे पीता हुआ जिम के अंदर घुसता है और उसे पीता हुआ बाहर निकलता है। और ये एक बड़ी वजह है कि कई सारे युवाओं को बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाता है। और आप जब इन जिम का माहौल देखेंगे तो इतना बनावटी रहता है कि लगता ही नहीं कि व्यक्ति यहाँ पर खुद की सेहत बनाने आया है या एक दूसरे को मूर्ख बनाने आया है। और यहाँ की दीवारें देख लीजिए तो पूरी तरीके से जो अंग्रेज बॉडी बिल्डर हैं, जो उल्टी सीधी चीज़ें खा कर अपने शरीर को फुलाए होते हैं, उनसे इंस्पायर ये लोग होते हैं। जबकि अखाड़ों में एक प्रतिमा होती थी हनुमान जी की और जो खान पान होता था उन लोगों का पूरी तरीके से वो सादा होता था और अच्छा होता था, जिससे कोई नुकसान नहीं होता था। पर अब क्या हो रहा है, पूरी तरीके से एक डाइट प्लान दिया जाता है जिम से और प्रोटीन पाउडर बेचा जाता है जो कि बाहर की कंपनियां बनाती हैं और हिंदुस्तान में बेचती हैं। अब मैं भारतीयों की मूर्खता का एक और प्रमाण देता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत ने ही योग का ज्ञान पूरे विश्व को दिया और योग में वो शक्ति होती है जो आपके शरीर, मन और बुद्धि में बदलाव ला सकती है, जिससे आपके जीवन को दिशा मिल सकती है। योग का एक प्रकार होता है हठ योग, जिसमें शरीर का इस्तेमाल किया जाता है अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने के लिए और प्रकृति के साथ मिलाने के लिए। हर जगह हठ योग का ही प्रमोशन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, एक एक्सरसाइज के तौर पर कि योग क्या है, एक तरह की एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग है। जितना बाहर के देशों ने इसे एक्सरसाइज नहीं समझा उतना भारतीयों ने समझा, क्योंकि बाहर के लोग तो आए, सही जगह से उन्होंने योग की गहराइयों पर वो उतरे और योग सीखकर वो वापस अपने देश लौट गए। पर भारतीय क्या है, भारतीयों ने सिर्फ यूट्यूब खोला और यूट्यूब पर किसी अंग्रेज के वीडियो देखकर या शिल्पा शेट्टी के वीडियो देखकर योग सीखने का प्रयास पे लग गए। अब शिल्पा शेट्टी तो बेच रही है, शिल्पा शेट्टी ने किस प्रकार की सीढ़ियाँ बेची हैं या किस प्रकार का वो कंटेंट अभी वो और उसका हस्बैंड बेच रहे थे, हम सब जानते हैं। तो ऐसी व्यक्ति से आप क्या योग सीखेंगे? ऊपर से अगर आप किसी महर्षि से पूछेंगे या योग में महारत हासिल किए हुए व्यक्ति से पूछेंगे या किसी योगी से पूछेंगे तो आपको साफ शब्दों में बता देगा कि योग हठ योग करते समय आपके कपड़े ढीले होने चाहिए, ताकि अगर आपके शरीर से पसीना निकलता है तो वो हवा से साफ हो जाए और एक तरीके का आपका वायु स्नान हो जाए। पर शिल्पा शेट्टी क्या बताती हैं कि योग करते समय टाइट कपड़े पहनिए। और जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे कई महिलाओं के चैनल मिले जो हर महिला यही कह रही है कि आपको किस तरीके से टाइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि योग करते समय आप आकर्षक लगें और सुंदर लगें। तो इस तरीके के जो भारतीय हैं, इन्हें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी संस्कृति को समझते नहीं हैं, आधा अधूरा ज्ञान ये दुनिया को परोसना शुरू कर देते हैं और जो लोग देख रहे हैं वो तो समझ पाते नहीं, उन्हें लगता है कि जो चीज़ वो देख रहे हैं वही सत्य है। और कपड़ों के बारे में तो मुझे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने खुले विचार होंगे आपको उतने खुले कपड़े पहनने चाहिए, ये कुछ भारतीयों ने मान के रखा है और वो इस चीज़ को बाकायदा फॉलो करते हैं। मैं तो लड़कों की कुछ ऐसी महान आत्माओं से भी मिला हूँ जो नासा की तारीफ की हुई टी शर्ट को भारत में पहनकर घूमते हैं। धीरे धीरे भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास आज भी जारी है। बाहर की कंपनियों का दोगलापन देखिए कि वो यूएस और यूके में रह रहे हैं, उनके एम्प्लॉय से 8 घंटे का काम लेती है। पर उन कंपनियों को चाहिए कि भारत में रहकर जो व्यक्ति उनके लिए काम कर रहा है वो 9 घंटे काम करे और आशा की जाती है कि वो 9 घंटे से भी ज़्यादा काम करे। एक व्यक्ति को इस तरीके से काम में एंगेज किया जाता है कि वो बाकी चीज़ें सोच ही नहीं पाता और भारतीय त्योहारों पर उन्हें 1 दिन की छुट्टी दी जाती है, जबकि क्रिसमस आने पर कई जगह तो हफ्ते भर की वो छुट्टी पर चले जाते हैं और हर हफ्ते भर की छुट्टी वो अच्छे से एंजॉय करते हैं। पर भारत के त्योहारों पर 1 दिन की छुट्टी मिलती है। अब ज़्यादातर लोग जो अपने घर से दूर रहकर काम कर रहे हैं वो 1 दिन के लिए ये सोचकर घर नहीं लौटते कि क्या जाना, आने जाने में ही समय लग जाएगा। अब जो साथ में रहकर पहले त्यौहार मनाए जाते थे
उसमें भी देखा जाने लगा है कि बहुत कम लोग घर वापस आते हैं और परिवार मिलजुल कर कोई त्यौहार मनाते हैं। अब जब घर के बूढ़े, घर के माँ-बाप, दादा-दादी जब साथ नहीं होंगे, तो जो रीति-रिवाज थे, वो कहाँ से नया व्यक्ति सीख पाएगा? क्योंकि जब दादा-दादी या माँ-बाप मौजूद ही नहीं है घर पर, जो सिखा सकते थे, जो बता सकते थे, उनके साथ त्योहार मनाए नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा कि एक त्योहार के क्या रिवाज होते हैं, उसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से धीरे-धीरे भारत के रीति-रिवाज, कहानी, किस्से, सोच-समझ सब विलुप्त होती जा रही है। अब भारतीय खुद की फ़ोटो डालकर खुद को अमीर, खूबसूरत और मॉडर्न दिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। जिन लोगों ने इस देश को बचाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, अगर वो लोग ये सारी चीज़ें देखते, तो निश्चित तौर पर उन्हें बड़ी ठेस पहुँचती। ये देश हम सबका और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि इसके भारतीय मूल्यों को, इसकी संस्कृति को आगे की जनरेशन के लिए बचा के रखें। और माँ-बाप को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब अपने 20 साल के लड़का या लड़की की गंदी करतूतों को नादानी का नाम बिल्कुल ना दें। क्योंकि आज़ादी की जंग में 18 से 20 साल के कई युवा थे जिन्होंने अपने प्राणों को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। और आपके बच्चे तो उनसे कई ज़्यादा स्मार्ट हैं। आज के बच्चे कई ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं और ज़्यादा समझदार हैं। तो ये नादानी वाली चीज़ें हटाकर उन्हें सही शिक्षा देने की कोशिश करें। मैं जानता हूँ कि हमने बाहर के लोगों से, दूसरी संस्कृतियों से बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखी हैं और हम विकास के पथ पर चले हैं। पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर हम उनसे कुछ अच्छा सीखें तो बुरा भी हमको सीखना ज़रूरी है। हमारे जो एक्चुअल वैल्यू है, हमारी जो सही चीज़ें हैं, हमें उन्हें बिल्कुल त्यागना नहीं चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन बातों की जानकारी हो सके। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।